नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ MPPSC प्री प्लस मेंस की तैयारी जीरो से कैसे करें। मैं बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो में उन लोगों के लिए जो MPPSC की शुरुआत बिल्कुल जीरो से करना चाहते हैं, चाहे प्री हो या मेंस हो। मैं सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करूँगा, बुक लिस्ट को लेकर डिस्कस करूँगा, पेपर के जो स्टेज होते हैं, कितने पेपर होते हैं मेंस में, और क्या प्री के लिए क्या स्ट्रेटजी करनी चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए, या मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, या इंटरव्यू की, यहाँ तक कि प्री और मेंस और इंटरव्यू तक के सारे स्टेज में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। साथ में बुक लिस्ट भी आपको सजेस्ट करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, टू द पॉइंट बात कर लेते हैं। दोस्तों चलिए, देख पा रहे होंगे जैसा कि मैंने पहले ही नोट डाउन कर रखा है कि आप लोगों का वक्त बर्बाद ना हो, मैं कम समय में सारी चीज़ें आपको डिस्कस कर दूं यहाँ पर। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर MPPSC। यह वीडियो मैंने पहले क्लियर किया कि यह वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बिगनर्स हैं, MPPSC के जरिए वो अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं, ये उन लोगों के लिए वीडियो है। तो क्लियर कर दूं मैं, सबसे पहले बिगनर्स हैं, यानी कि आपको सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि सबसे पहले इसमें फॉर्म फिल करने के लिए योग्यता क्या है। तो सबसे पहले मैं योग्यता बता देता हूँ, फिर पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, योग्यता जो है MPPSC में अधिकारी बनना चाहते हैं, अगर आप MPPSC क्लियर करना चाहते हो तो आपके लिए जो योग्यता है निर्धारित की गई है आयोग द्वारा, वो स्नातक होनी चाहिए। अब स्नातक किसी भी विषय में हो दोस्तों, ये डिपेंड नहीं करता है आपकी ये क्लियर नहीं है कि आपका BSc हो, BCom हो या BA हो, ये बिल्कुल भी ये क्लियर नहीं कि आपका कोई भी विषय रहा है यहाँ पर, किसी भी विषय से आप क्या हो, स्नातक, किसी भी विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए आपको। क्लियर है? या फिर स्नातक उत्तीर्ण नहीं है तो अंतिम वर्ष के हैं, अगर आप अंतिम वर्ष में आप अध्ययनरत हैं, तब भी आप MPPSC में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो एक चीज़ तो आपको क्लियर हो चुकी है कि यहाँ पर किसी भी विषय के लिए यहाँ पर बाध्यता नहीं है। आप किसी भी विषय से उत्तीर्ण किए हैं ग्रेजुएशन, तो आप MPPSC में फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर नेक्स्ट। अब बात आती है कि सर एज क्या होती है। बहुत बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कहाँ तक, कितनी एज तक हम तैयारी कर सकते हैं, या कहाँ से किस एज से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो याद रखना है, आपको जो एज यहाँ पर निर्धारित की गई है, ये एज है आपकी 21 से 40 वर्ष। जी हाँ, अगर आप MPPSC के जरिए आप अधिकारी बनना चाहते हैं तो 21 वर्ष से स्टार्ट होती है एज आपकी यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए, वो 40 वर्ष तक रहती है दोस्तों यहाँ पर। क्लियर है? तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो चुका है यहाँ पर। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए, अब बात आती है यहाँ पर कि सर MPPSC जो एग्ज़ाम है वो किस टाइप का एग्ज़ाम होता है, क्या फेजेस होते हैं, क्या स्टेज होते हैं इसके। तो मैं सबसे पहले क्लियर कर दूँ कि MPPSC जो एग्ज़ाम है वो 3 फेज़ में होता है, 3 स्टेजों में होता है। देखिए, स्टेज पहले बता देता हूँ। देखिए, आप लोग बिगनर्स हैं, तो बिगनर्स हैं तो आपको सबसे पहले स्टेज पैटर्न को समझना रहेगा। एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, कितने स्टेज में होता है ना, कौन कौन से विषय होते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले स्टेज देख लेते हैं। ये जो एग्ज़ाम है दोस्तों, MPPSC जो एग्ज़ाम है वो 3 स्टेजों में होता है, 3 फेज़ होते हैं इसके। पहला जो फेज़ होता है जिसे प्रीलिम्स एग्जाम बोलते हैं, MPPSC प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स एग्जाम के बाद फिर आपका मेंस एग्जाम होता है जब ये क्वालिफाई करते हैं, फिर इसके बाद आपका इंटरव्यू होते हैं। तो कितने फेज़ होते हैं दोस्तों MPPSC में, अगर आप अधिकारी बनना चाहते हैं तो 3 फेज़ों से आपको गुजरना होता है। क्लियर है? अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर जो प्रीलिम्स है दोस्तों, प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं, और पेपर होते हैं तो उनमें कौन कौन से विषय आपके पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम होता है आपका, उसमें 2 पेपर होते हैं आपके। एक पेपर आपका GS का होता है, ये आपका GS का पेपर देख पा रहे होंगे। और GS के पेपर में आप अगर देखेंगे तो GS के पेपर में कौन कौन से विषय आते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिए यहाँ पर, एक तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और साइंस। MPG के विशेष रूप से MPGK का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर देखना हो। ये वो सब्जेक्ट हैं जो आपके प्रीलिम्स के GS पेपर फर्स्ट में पूछे जाते हैं। क्लियर है? और पेपर फर्स्ट का अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में 10 यूनिट दी गई हैं, और इस 10 यूनिट में इन्हीं सभी विषयों को क्लासीफाई करके दिया गया है। क्लियर है दोस्तों? चलिए, अब नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो सेकेंड पेपर होता है प्रीलिम्स का, वो होता है CSET का पेपर। तार्किक और बुद्धिमत्ता वाला जो पेपर होता है, इसमें मैथ्स होती है, रीजनिंग होती है और हिंदी होती है ना। ये दोनों ही पेपर अगर देखेंगे तो ये 200 मार्क्स का होता है, ये भी 200 मार्क्स का होता है। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं,
सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं या फिर वन फॉरेस्ट विभाग में जाना चाहते हैं, तो आपको फॉरेस्ट में जाते हैं तो फिर दोनों से आपको क्या करना पड़ता है, आपको कट ऑफ निर्धारित होता है। अगर आप ओनली सिविल सर्विस के लिए हैं या फिर आपने ओनली आपने आर्ट फैकल्टी से या जो भी ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसके लिए एलिजिबल होते हैं, तो फिर आपका जो कट ऑफ निर्धारित होता है वो आपका जीएस पेपर फर्स्ट से होता है। क्लियर है? अगर बोथ के लिए करते हैं तो फिर आपका दोनों से कट ऑफ निर्धारित होता है, दोनों के मार्क्स लिए जाते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा कि पहला जो पेपर होता है, पहला पेपर जो होता है प्रीलिम्स का जो होता है वो जीएस फर्स्ट होता है। इसमें इतने सारे विषय आते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है ना, 200 नंबर का होता है। लेकिन क्वेश्चन कितने होते हैं इसमें? 100 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं दोस्तों? 100। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है ना, तो 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है। और इसमें मैं जो सीसेट की बात कर रहा हूँ ये भी 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 200 मार्क्स देख सकते हैं। मैथ, रीजनिंग और हिंदी वगैरह इसमें आपको देखने, गद्यांश पद्यांश वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो प्रीलिम्स आप जैसे क्वालिफाई करते हैं दोस्तों, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद फिर आप आते हैं यहाँ पर कट ऑफ अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आ जाते हैं आप मेंस में। तो मेंस में पहली बात आपको देखना रहेगा कि मेंस जो एग्जाम होता है वो लिखित परीक्षा होती है। ये जो प्रीलिम्स होता है दोस्तों, ये प्रीलिम्स आपको वैकल्पिक रहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, है ना। और ये जो मेंस जो एग्जाम होता है ये रिटन एग्जाम होता है। क्लियर है? रिटन एग्जाम होता है। तो रिटन एग्जाम में आपको देखेंगे तो यहाँ पर मेंस में 6 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं दोस्तों? 6। याद रखिएगा 6 पेपर होते हैं यहाँ पर, और 6 पेपर होंगे जिसमें जीएस पेपर जो फर्स्ट होगा उसमें हिस्ट्री और जियोग्राफी रहेगा पहले पेपर में, और दूसरे पेपर में रहेगा जीएस के सेकंड पेपर में अगर जाएंगे तो पॉलिटी और सोशियोलॉजी रहेगा आपका। जीएस थर्ड पेपर में जाएंगे तो आपको इकोनॉमिक्स और इसके अलावा साइंस, है ना, इकोनॉमिक्स साइंस आपको पढ़नी पड़ेगी थर्ड पेपर में। इसके अलावा चौथे पेपर की अगर बात करें तो चौथे पेपर में होता है फिलॉसफी, इंटरनेशनल उद्यमिता की बात कर रहे हैं, है ना, और एडमिनिस्ट्रेटिव, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव की बात कर रहे हैं, लोक प्रशासन की बात कर रहे हैं, जिसे आपको संपूर्ण रूप से एथिक्स बोलते हैं दोस्तों। क्लियर है? और वहीं हम बात कर रहे हैं जो आपका 5वां जो पेपर होता है वो होता है सामान्य हिंदी व्याकरण का, है ना। 5वां पेपर कौन सा होता है? हिंदी व्याकरण का होता है। और इसके अलावा जो आपका 6वां पेपर होता है वो होता है निबंध ऐसे का, है ना, ऐसे का पेपर होता है 6वां पेपर। तो इस प्रकार से मेंस में आपको 6 पेपर देने होते हैं, और ये 6 पेपर आपके कंटिन्यू होते हैं, इनमें किसी भी प्रकार का स्पेस नहीं होता है। ये 1 बाई 1 आपके पेपर होते हैं, लगभग 1 वीक तक आपके कंटिन्यू चलते हैं आपके पेपर, है ना। तो ये जीएस फर्स्ट हिस्ट्री जियोग्राफी, जीएस सेकंड पेपर पॉलिटी सोशियोलॉजी, और जीएस इकोनॉमिक्स साइंस, इसके अलावा 4th पेपर में एथिक्स जिसमें फिलॉसफी, इंटरनेशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। 5वें पेपर में हिंदी पढ़ेंगे आप, है ना, हिंदी का लिखित पेपर। इसके अलावा आप 6वें पेपर में आप ऐसे में जाएंगे, है ना, ऐसे लिखना होता है। इसके बाद जब आप मेंस का कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं फिर आप पहुंचते हैं आप इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू में जब आप पहुंचते हैं तो इंटरव्यू जो मार्किंग प्रक्रिया होती है ये इसमें पर्सनालिटी टेस्ट होता है ना, पर्सनालिटी टेस्ट होता है। इसके अलावा आपके कुछ आपके डेप्थ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसकी जो मार्किंग अगर देखेंगे नंबर्स ऑफ इंटरव्यू जो होते हैं ये 85 मतलब 185 नंबर का इंटरव्यू होता है। अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ये जो सिलेबस मैंने यहाँ पर स्टेज बताए हैं सारी चीज़ें मैंने आपको 2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो नया सिलेबस आया हुआ है। तो 185 नंबर का क्या रहेगा आपका इंटरव्यू रहेगा। इसके अलावा मेंस जो रहेगा आपका 1500 का रहेगा। अगर आप देखेंगे तो टोटल मिलाकर कितना हो गया, मेंस प्लस इंटरव्यू 1685 हो गया। 1685 से ही आपका निर्धारित होता है कट ऑफ दोस्तों। फाइनल जो कट ऑफ बनती है, फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनती है वो आपकी इन्हीं इंटरव्यू प्लस मेंस के जरिए ही बनती है। प्री सिर्फ आपको क्वालिफाइंग होता है, क्वालिफाइंग का मतलब समझ रहे हैं, इससे कट ऑफ बनने के बाद आप मेंस में बैठ सकते हैं, है ना। और फिर इसके बाद प्री का कोई यहाँ पर मुद्दा नहीं रह जाता, फिर आपका मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स कलेक्ट करके एक साथ में इकट्ठा करके और फिर आपके कट ऑफ निर्धारित की जाती है, और फिर इसके बाद फाइनली कट ऑफ बनती है। फिर इसके बाद आपको पोस्ट मिलती है कि कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, कौन सी पोस्ट आप पा सकते हैं नंबर के अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें आपको स्टेज क्लियर हो चुके होंगे। एमपीपीएससी का जो एग्जाम है 3 स्टेज में होता है। पहला प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है। मेंस 1500 नंबर का होता है, इंटरव्यू 185 नंबर का होता है। मेंस में कौन कौन से विषय हैं मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर दी है। जीएस में आपको फर्स्ट पेपर में क्या पढ़ना है, जीएस सेकेंड पेपर में क्या पढ़ना है, जीएस थर्ड पेपर में क्या पढ़ना है, एथिक्स यानी 4th पेपर में क्या पढ़ना है, और 5वें में हिंदी व्याकरण ही पढ़ना है, और 6वें में आपको ऐसे पढ़ना है दोस्तों। क्लियर है? आई होप यहाँ तक तो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। इंटरव्यू भी क्लियर हो गया।
अब बात आती है दोस्तों, यहाँ तक तो आपने समझ लिया कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम के फेस क्या है, ये सारी चीज़ें आपने क्लियर कर लिया। क्लियर है। अब आप बोलेंगे सर की तैयारी कैसे शुरू की जाए, ये तो हमने समझ लिया। तो तैयारी शुरू करने के पहले मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आप सिलेबस को डाउनलोड करवाइए, सिलेबस निकालिए, नया सिलेबस 2024 के अकॉर्डिंग नया सिलेबस ले आइए, प्री और प्लस मेंस का, है ना, दोनों सिलेबस ले आइए और दोनों को बेहतरीन तरीके से अध्ययन कीजिए। ऐसा नहीं 2 से 3 बार उसको अध्ययन कीजिए। क्लियर है। और अध्ययन करने के बाद फिर सोर्सेस इकट्ठा कीजिए, कंटेंट इकट्ठा कीजिए। अब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपको कोचिंग से ही आप निर्भर रहना है, आप सेल्फ स्टडी में बता रहा हूँ आपको, सेल्फ स्टडी के जरिए आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं और एक अधिकारी बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोचिंग करके ही आप अधिकारी बन सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ मैं। क्लियर है। तो सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी आप अधिकारी का सपना पूरा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस को अध्ययन करना है, प्री और मेंस दोनों का सिलेबस करना है अध्ययन, और अध्ययन करने के बाद आपको सोर्सेस इकट्ठे करना है। सोर्सेस में मैं पहले क्लियर कर चुका हूं कि आपको प्री के लिए क्या क्या सोर्सेस है, उसके लिए मैं पहले से वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, है ना, क्या इसके लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या कंटेंट हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको प्री के लिए पहले से बता दिया है, और मेंस के लिए भी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट बताया है। तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाइए और चेक कीजिएगा। लेकिन फिर भी मोस्टली मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग बिगिनर हैं, आप शुरुआत कर रहे हैं तैयारी की, तो आपको कहाँ से प्रारंभ करना है। अगर आप 12th पास आउट हुए हैं, है ना, या फिर ग्रेजुएशन के दौरान आप अध्ययन करना चाहते हैं, है ना, तब भी आप ये यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, या ग्रेजुएशन पास हो गए हैं तब भी अगर आप शुरुआत करेंगे तो इन्हीं सब विषयों को आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए कहाँ से शुरुआत करनी है आपको, सबसे पहले आपको पढ़ना है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और जियोग्राफी। ये वो सब्जेक्ट हैं जो दोस्तों जो प्री प्लस मेंस दोनों के लिए पकड़ रहेगा। अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि सर आपको मेंस के आप बोलेंगे सर मेंस की तैयारी करें या प्री की तैयारी करें, तो मैं बिल्कुल दोस्तों ऐसा क्लियर नहीं बोल रहा हूँ कि आपको प्री की ही तैयारी करनी है और मेंस की तैयारी। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको मध्यम मार्ग अपनाना है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि हमेशा हमको मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। आपको प्री प्लस मेंस दोनों को लेकर चलना है, क्योंकि आपको भी पता है कि प्री क्वालिफाई करने के बाद डायरेक्ट आप डिप्टी कलेक्टर नहीं बन पाएंगे। आपको प्री के बाद आपको 2 से 3 महीने का टाइम मिलता है, 3 महीने के बाद आपका मेंस एग्जाम होता है, और मेंस आपको बहुत टफेस्ट पड़ जाएगा अगर आपने मेंस को पहले से कवर नहीं किया है। क्लियर है ना। तो मेंस और प्री और मेंस दोनों को लेकर चलना है और दोनों के साथ में तैयारी करनी है आपको। अलग से प्री नहीं पढ़ना है आपको, या फिर प्री पढ़ के फिर आप क्वालिफाई करेंगे फिर मेंस में बैठेंगे, मेंस की तैयारी अलग करेंगे, ऐसा नहीं है। एक साथ दोनों की तैयारी आपको करना है। और मैं बता रहा हूँ कि आपको यहाँ से शुरुआत करेंगे तो बेसिकली आपका मेंस भी आपको कवर हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर हिस्ट्री की विशेष तैयारी आपको करनी है, चाहे वो ये प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स की बात कर रहे हो चाहे मेंस की बात कर रहे हो, तो हिस्ट्री तो आपको पढ़ना ही है। इसके अलावा आपको पॉलिटी पढ़ना है। पॉलिटी के अलावा आपको इकोनॉमिक्स अच्छा खासा वेटेज हो गया है अब तो इकोनॉमिक्स का, है ना, चाहे प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ चाहे मेंस की बात करूँ, दोनों में अच्छा खासा वेटेज है अब इसमें, है ना। साइंस में आपको देखना है, साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, ये तीनों चीज़ें, इसके साथ साथ आपको मैथ्स भी, बेसिक जो मैथ है वो आपको पढ़नी है। इसके अलावा जियोग्राफी पढ़नी है आपको, वर्ल्ड जियोग्राफी हटा दिया है ना, इसमें आपको जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी आपको पढ़नी है। ये सारी चीज़ें आपको देखना है। अब आप बोलेंगे सर ये कितने समय तक अध्ययन करना है, तो ये जो पूरा का पूरा स्टेज होता है ये 1 ईयर का होता है, समझ रहे हैं। इन्हीं की जो प्रक्रिया होती है, ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने में पूरा का पूरा 1 साल लग जाता है। तो 1 साल तो पूरा एग्ज़ाम का प्रोसेस होता है। अब आपको इतना सब पढ़ने के लिए कितना टाइम लग सकता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी यार अगर आप 12th पास हुए हैं तो आपके पास 2 से 3 साल का समय होता है। तो 2 से 3 सालों के समय के दौरान आप इन सभी विषयों पर अच्छी खासी पकड़ बना सकते हैं। और अच्छी खासी पकड़ बना लेंगे तो फिर ना तो आपको प्रीलिम्स में दिक्कत जाएगी, ना तो आपको मेंस में दिक्कत जाएगी। क्लियर है। तो आपको इन्हीं सब विषयों पर पकड़ बनानी है। जैसे सपोज आप 12th पास हुए हैं, 12th पास के बाद आप ग्रेजुएशन करेंगे तो ग्रेजुएशन में आपको 3 वर्ष मिल जाते हैं आपको, है ना। तो 3 वर्ष मिलते हैं तो 3 वर्ष आराम से अध्ययन कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन विषयों पर पकड़ बनाइए, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, है ना, और इकोनॉमिक्स, साइंस, इन पर विषयों पर पकड़ बनाइए और अध्ययन करते जाइए। और अंतिम वर्ष जैसे आता है तो फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। जब अंतिम वर्ष आता है तो 6 महीने 7 महीने का टाइम निकालिए, 6 से 7 महीने में आप प्रीलिम्स अध्ययन कीजिए। प्रीलिम्स के अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में आपकी 10 यूनिट है दोस्तों, और 10 यूनिट यही वो 10 यूनिट हैं आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, साइंस, MPG के विशेष, है ना, कंप्यूटर। इन्हीं विषयों को 10 यूनिट में डिवाइड कर दिया गया है। तो बस इन्हीं विषयों को वापस से रिवीजन कर लीजिए आप,
है ना। वापस करंट अफेयर की बात करता हूँ तो करंट अफेयर के लिए स्पीडी वगैरह पढ़ लीजिए, नेशनल इंटरनेशनल पेपर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो प्रीलिम्स आने के 6 से 7 महीने पहले ओनली प्रीलिम्स में लग जाइए आप, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा देखिए CSET के लिए मैं पहले बता चुका हूँ कि मैथ, रीजनिंग और हिंदी वगैरह बेसिकली गद्यांश पद्यांश वगैरह आते हैं, कुछ इंग्लिश वगैरह आती हैं, तो इसको विशेष रूप से तैयार कर सकते हैं। अगर आप फॉरेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बोथ के लिए करते हैं, या फॉरेस्ट में रेंजर, डिप्टी रेंजर वगैरह बनना चाहते हैं तब के लिए। ओनली सिविल सर्विस के लिए तो फिर आपको कट ऑफ निर्धारित होता है फिर फर्स्ट पेपर, GS फर्स्ट पेपर से ही। तो क्लियर है। तो ये आपके 3 फेजेस हो चुके हैं, मेंस हो चुका है, आपका इंटरव्यू हो चुका है यहाँ पर, है ना। तीनों फेजेस से आपको गुजरना होता है, तभी आप एक अधिकारी का सपना पूरा कर सकते हैं दोस्तों, है ना। इसके अलावा मैंने प्रीलिम्स की बुक लिस्ट और इसके अलावा मेंस की बुक लिस्ट दोनों का सेपरेट वीडियो बना दिया है, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, या इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको प्रीलिम्स और मेंस की बुक लिस्ट आप वहाँ से वीडियो आप देख पाएंगे। तो क्या क्या बुक लिस्ट चाहिए आपको प्री के लिए और मेंस के लिए, कौन सी बुक लिस्ट चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ से आप वॉच कीजिएगा। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो अगर आप पसंद आता है, वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगता है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान।